अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे कॉमन इश्यूज़ के बारे में। वैसे तो हमारे पास नॉर्मली बहुत सारे कॉमन इश्यूज़ हैं, लेकिन आज जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो ज़िंदगी में कभी ना कभी आपके साथ ज़रूर हुआ होगा। यानी कभी ना कभी आपके पीछे डॉग ज़रूर लगा होगा और आपने उससे बचने के लिए भागना शुरू कर दिया होगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे स्ट्रे डॉग के बारे में। हमारे पास एक डिजीज़ है रेबीज। वो कैसे स्प्रेड होती है? जब हमें स्ट्रे डॉग्स काटते हैं, इस तरह हमें डिजीज़ फैलती है। ठीक है, डिजीज़ स्प्रेड होती है हमारी बॉडी में। वेलकम इन वर्ल्ड अंडर अ माइक्रोस्कोप। सो डियर व्यूअर्स, आई होप कि आप मेरा चैनल वॉच करते हैं। सो काइंडली लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड प्रेस बेल आइकन। Thank you very much. So let's start our lecture. Let's talk about history. The term rabies is derived from a Latin word means madness. यानी कि जो ये रेबिस का वर्ड है ये कहाँ से आया है? ये हमने लातीनी जुबान से लिया है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? मैडनेस, यानी कि पागलपन, यानी कि दीवाना। अरे ये वो वाला दीवाना नहीं है, क्योंकि वो वाला दीवाना होता तो मैं ज़रूर कहती मैं दीवानी हूँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। ये हमारे पास यहाँ पे बात हो रही है डॉग मैडनेस की, यानी कि जो डॉग पागल हो जाते हैं उनके बारे में बात हो रही है। जो पागल डॉग होते हैं उनके जरिए डिजीज फैलती है, रैबीज। In the 16th century, an Italian physician Girolamo Fracastoro discovered that rabies was a fatal, यानी कि serious disease affecting human as well as animal। 16th सेंचुरी के अंदर हमारे पास एक ग्रेट फिजिशियन थे, उन्होंने ये बात बोली कि हमारे पास रेबीज जैसी खतरनाक बीमारी ना सिर्फ इंसानों को होती है बल्कि ये जानवरों को भी हो सकती है। Then what is rabies? So rabies को जानने से पहले हम कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं। दिस इज आवर डॉग। आप यहाँ पे देखिए, नॉर्मल डॉग के मुताबिक अगर से आप कंपेयर कर सकते हो, इस डॉग में क्या है, इसके मुंह से स्लाइवा रिलीज आउट हो रहा है, फोमी लाइक मटेरियल है। तो हमारे पास जो मैड डॉग होते हैं, एक निशानी उनकी ये होती है, वो उनके मुंह से हमेशा झाग निकल रही होती है या स्लाइवा रिलीज आउट हो रहा होता है। रेबीज क्या है? आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। रेबीज इज अ जूनोटिक डिसीज। सो व्हाट इज जूनोटिक डिसीज? जूनोटिक का मतलब ये है कि हमारे पास जानवरों के जरिए जो बीमारी इंसानों में मुंतकिल होती है उसे हम कहते हैं जूनोटिक डिजीज। A disease that is spread from animals to humans is known as zoonotic disease. So रेबीज ऐसी ही बीमारी है जो डॉग्स के जरिए ह्यूमंस में मुंतकिल हो रही है। सेकेंडली, एक बात यह है कि रेबीज हमारे पास जो डिजीज है ये कौन से माइक्रोऑर्गेनिज्म के थ्रू हो रही है? बैक्टीरिया, वायरस या फंगस? द आंसर इज वायरस। ये वायरल डिजीज है, ये वायरस के थ्रू स्प्रेड होती है। जहां तक बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की, इट इज कॉज्ड बाय आरएनए वायरस। तो हमारे पास कौन सा वायरस है? ये रेबीज वायरस, आरएनए वायरस। रेबीज कैन ऑल्सो अफेक्ट डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल। जो हमारे पास रेबीज है वो अफेक्ट करता है डोमेस्टिक एनिमल जो हम लोग रखते हैं घर पर, ठीक है, और उसके अलावा वाइल्ड एनिमल जो जंगल में रहते हैं। ठीक हो गया। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हमारे पास डोमेस्टिक डॉग्स आर द मोस्ट कॉमन रेसिवर ऑफ द वायरस, यानी ये वायरस के दोस्त हैं, आप यही कंसिडर कर सकते हैं। मैं आपको समझाती हूँ। होता ये है कि हमारे पास जो डोमेस्टिक डॉग होते हैं उनकी बॉडी के अंदर वायरस रहता है। गाइस यू वेल बेटर नो दैट कि हमारे पास जो वायरस है वो बॉर्डर लाइन ऑर्गेनिज्म है। अगर होस्ट होगा तो वो बिहेव करेंगे लाइक अ लिविंग, अगर होस्ट नहीं होगा, वो सॉइल पर है, दे बिहेव लाइक अ नॉन लिविंग। तो वायरस का यहाँ पे इस केस में होस्ट क्या है? डोमेस्टिक डॉग। वायरस अपने होस्ट के अंदर रह रहा है, इन डॉग्स के अंदर रह रहा है, बट वायरस इनको नुकसान नहीं दे रहा। वायरस इनके अंदर रह के डोमेस्टिक डॉग्स के अंदर रहकर अपनी कॉपीज बनाता है,
ठीक हो गया। इनके अंदर अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, बट इनको बीमारी नहीं करता। इन एनिमल्स को वायरस कुछ भी नहीं कहता। ठीक है, तो रेबीज का जो रेजिवर है, एक तो डॉग हो गए, देन बैट हो गए, यानी कि चमगादड़ की बात कर रही हूँ, वो हो गए। उसके अलावा वन ऑफ माय फेवरेट कैट्स, यानी कैट्स हो गए। कैट्स भी एज ए रेजिवर होते हैं रेबीज वायरस के लिए। ठीक हो गया। तो हमारे पास बताने का मकसद ये है कि रेबीज वायरस डॉग के अंदर रहते हैं, बट इनको बीमारी नहीं करते। बट डॉग, जब यही डॉग जिसकी बॉडी के अंदर वायरस रह रहा है, रेबीज वायरस रह रहा है, ये डॉग किसी इंसान को काटता है, तो उस डॉग का सलाइवा काटने के जरिए, काटने के थ्रू क्या होता है, इंसान की स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, जिससे वायरस पेनिट्रेट हो जाता है इंसान की स्किन के अंदर। ठीक है, देन हमारे पास इंसानों को जो डिजीज होती है उसे हम लोग कहते हैं रेबीज। with more than 99% of human death caused by a dog mediated rabies। 99% ह्यूमंस की डेथ हो जाती है, ठीक है, ड्यू टू अ रेबीज। अभी हम बात करेंगे रेबीज वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक हो गया कि रेबीज वायरस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। आई एम ट्राइंग टू शो यू। अगर आपको ये नजर आ रहा है कि हमारे पास जो स्काई ब्लू कलर का है ना, ये हमारे पास क्या है, आरएनए स्ट्रैंड है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आरएनए स्ट्रैंड। ठीक है, यानी ये इसका क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। क्लियर। देन अभी हम लोग जो नेक्स्ट बात करेंगे वो किसके बारे में करेंगे, इसके बाद हमारे पास इसके अंदर एल एंड पी प्रोटीन है। व्हाट इज मीन बाय एल एंड पी प्रोटीन। एल एंड पी प्रोटीन जो है हमारे पास ये शो करती है कि ये आरएनए के बिल्कुल नियर होती है, और ये किसके लिए कोड कर रही होती है, आरएनए पॉलीमरेज के लिए। ठीक है, जब आप कहीं जा। देन हम बात करेंगे एपिडेमियोलॉजी के बारे में। हमारे पास रेबीज जो है ये ओल्डेस्ट एंड डेडलेस डिजीज है। ठीक है, सॉरी, डेडलेस डिजीज है, यानी कि ये स्टार्टिंग से ही हमारे पास बहुत पुरानी और इंसानों की जानलेवा बीमारी के नाम से जानी जाती थी। टू अ मैनकाइंड हैज बीन टेकिंग अवे प्रीशियस लाइफ सिंस 4000 years। ठीक है, तब से हमारे पास लोगों के लिए जानलेवा साबित हुई है। अकॉर्डिंग टू आर यूसुफ एट ऑल, जिनका रिसर्च आर्टिकल मैंने पढ़ा है और जहां से मैंने फिगर लिया है उसके बारे में, 30,000 पीपल डाई ईच ईयर बिकॉज ऑफ आर रेबीज इन एशिया। यानी हम जिस कॉन्टिनेंट में रह रहे हैं, एशिया के, जिस ब्राज़ील एशिया में हम लोग रह रहे हैं, इस ब्राज़ील एशिया के अंदर 30,000 लोगों की डेथ होती है। 30,000 लोग मर जाते हैं रेबीज बीमारी की वजह से। And 80 countries contain rabies, but more cases reported in Asia। पूरी दुनिया के अंदर 80 ममालिक ऐसे हैं जिनके अंदर ये बीमारी पाई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो अमवात होती हैं वो किस ब्राज़ील में होती है, ब्राज़ील एशिया में। अगर हम बात करते हैं इंडो पाकिस्तान की, डेफिनेटली हम जब भी बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान की, पूरी दुनिया को ये बात पता है कि पाकिस्तान और इंडिया की बाउंड्री लाइंस जो हैं वो आपस में मिलती हैं। तो रेबीज का जो इशू इंडिया में है वही इशू सेम पाकिस्तान में भी है। In Indo-Pakistan, rabies is a major public health problem mainly due to presence of large number of stray dogs। और ये जो रेबीज की बीमारी है ये बहुत बड़ा इशू है इंडिया में और पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स हैं, गलियों में डॉग्स घूमते हैं, उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई उनको पूछता नहीं है। लाइक वो ऐसे ही इस दुनिया में आते हैं, कूड़ा किरकिट के ढेर से कोई खाने की चीज मिल गई तो वो खाते हैं, या कुछ रहमदिल लोग होते हैं वो इनको खाना देते हैं। और डेफिनेटली अल्लाह पाक ने जब एक एनिमल को पैदा किया है तो वो इसको रिस्क देता है। ठीक है, ये एनिमल जो है अपना फूड हासिल करते हैं, ठीक हो गया, डेफिनेटली अपना फूड हासिल कर रहे हैं इसीलिए वो जिंदा है। बट होता ये है कि इनकी वैक्सीनेशन नहीं की जाती, और ये हमारे पास रेजिफोर है रेबीज का, तो इसीलिए ये जो है रेबीज को स्प्रेड कर सकते हैं। मोर देन 30,000, 30,000 लोगों की डेथ होती है रेबीज के जरिए एवरी ईयर इन एशिया। और ये हमारे पास बहुत ज़्यादा, मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा सैडनेस की बात है, बहुत दुख की बात है कि हम मानते हैं कि हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं, बट इतने ज़्यादा लोगों की अमवात को हो जाना
वो बहुत बुरी बात है। अब हमें पता है ये स्ट्रे डॉग्स के ज़रिए हो रही है, तो हमें इसे रोकने के लिए कोई ना कोई इक़दाम करने चाहिए। हमारी गवर्नमेंट कर भी रही है, लेकिन फिर भी अभी बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको इनकाउंटर नहीं किया गया, इसलिए 30,000 लोगों की डेथ होती है एशिया में हर साल। According to WHO, World Health Organization, rabies is estimated that to cause 59,000 human deaths annually in over 150 countries, with 95% of cases occurs in Asia. Occurs, ठीक है, OCCURS. इन अफ्रीका एंड एशिया, यानी कि दुनिया में अगर बात करते हैं तो 150 ममालिक के अंदर 59,000 वुमेन्स की डेथ होती हैं वर्ल्ड वाइड। लेकिन सबसे ज़्यादा जो डेथ रिपोर्ट की गई हैं वो किन दो बराज़मों में है, अफ्रीका एंड एशिया। Every year, 10 million people require treatment and protection from a rabies, which is a great financial loss. हर साल 10 मिलियन लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रिक्वायर होती है, जिन्हें ज़रूरत होती है ट्रीटमेंट की और रेबीज से बचने के लिए वैक्सीनेशन की। ठीक हो गया। अगर एक तरह से देखा जाता है तो ये हमारे पास क्या है, फाइनेंशियल लॉस भी है, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये फाइनेंशियल लॉस है। अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे पास एनुअल ह्यूमन रेबीज केसेस हैं वो कितने हैं, अगर हम लोग बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की तो 4 to 8%, यूरोप के अंदर 10 to 20, लैटिन अमेरिका के अंदर 200 to 400, while अफ्रीका के अंदर 500 to 1000 rabies cases, while in a case of Asia it is a huge number. एशिया के अंदर 30,000 से 40,000 rabies cases रिपोर्ट होते हैं। एपिडेमियोलॉजी इन पाकिस्तान, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अपने प्यारे वतन यानी कि पाकिस्तान के बारे में कि यहाँ पे रेबीज के केसेस की क्या पोजीशन है। इन पाकिस्तान मोर देन 97,000 केसेस recorded of dog bitten were reported by a basic health unit in 2010। जो हमारे बेसिक हेल्थ यूनिट होते हैं ना, उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि हमारे पास 97,000 केसेस जो हैं वो डॉग के काटने से हुए हैं रेबीज के। इन पाकिस्तान नियरली 2000 to 5,000 डेथ्स बीन रिपोर्टेड एनुअली ड्यू टू रेबीज, यानी कि 2000 से 5,000 तक अमवात सालाना तौर पर होती हैं पाकिस्तान में रेबीज बीमारी की वजह से। A report issued by the सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट स्टेट, एक रिपोर्ट जो दी गई, इशू की गई सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट के जरिए फर्स्ट 5 months ऑफ 2019 अलोन, यानी मैं किसी और साल की बात नहीं कर रही, मैं 2019 के पहले 5 माह की बात कर रही हूँ। उसके अंदर जो रेबीज केसेस रिपोर्ट हुए उनकी अमाउंट थी 69,453 केसेस ऑफ रेबीज। सिर्फ और सिर्फ सिंध के अंदर 69,453 केसेस रिपोर्ट हुए 2019 के शुरू के 5 माह के अंदर। ये बहुत ही तशवीशनाक बात है। इन पाकिस्तान गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू एलिमिनेट रेबीज बाय 2030, अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो डेफिनेटली बहुत से अच्छे स्टेप उठा रही है पाकिस्तान की गवर्नमेंट, और उनका ये इनिशिएटिव है कि हम लोग 2030 तक इस बीमारी को एलिमिनेट कर दें, यानी कि अपने मुल्क से ख़त्म कर दें। ठीक है, एलिमिनेट का वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं एरेडिकेट का वर्ड यूज़ नहीं कर रही। अगर मैं एरेडिकेट का वर्ड यूज़ करती तो उसका मतलब होता है कि पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए रेबीज, लेकिन नहीं, यहाँ हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान से जब ये बीमारी ख़त्म होगी इंशाल्लाह तो उसके लिए क्या वर्ड हम यूज करेंगे, एलिमिनेट। सिंध पाकिस्तान का कुछ डाटा देख लेते हैं। ओके, सिंध का एक एरिया है लाड़काना। मेरा जो बेसिक मैंने जो रिसर्च की है, जो मैंने स्टडी किया है मटेरियल, मैंने सिंध को टारगेट किया है, मैंने इसका डाटा जो है उस पर मैंने
सर्च आउट किया है और मैंने देखा है, क्योंकि जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी तो सबसे ज़्यादा केसेस सिंध में रिपोर्ट हुए, तो मैंने ये सोचा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज एंड एरिया वाइज मुझे इसका डाटा चाहिए होगा। देन ये एक डाटा है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सिर्फ सिंध में लाड़काना के अंदर 22,822 केसेस रिपोर्ट हुए हैं रेबीज के। उसके अलावा हमारे पास जो है एक और रीजन है, वहाँ पे कंबर, आई थिंक मैं प्रोनाउंसिएशन ठीक कर रही हूँ, कंबर शहादात कोट 7,678, कश्मीर के अंदर 4,388, शिकारपुर जिसका अचार बहुत मशहूर है, लेकिन यहाँ पे इसके जो रेबीज केसेस आए हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, 4,364 केसेस। जकवाबाद जो गर्मी के लिहाज से बहुत मशहूर है, इसके केसेस भी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं, 2,600। while Hyderabad 21,099, Dadu 6,989, Badin 3,383, जामशोरो जिनकी यूनिवर्सिटी बहुत मशहूर है, ठीक है, वहां पर भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं 2,811, टंडोवलियार 1,984 केसेस, मिठियारी 1,590 केसेस, ठट्ठा 1,490 केसेस, सुजावल 1,188 केसेस, टंडो मोहम्मद खान 802 केसेस, शहीद बेनजीराबाद डिवीजन 12,175 केसेस, मीरपुर खास डिवीजन, डेफिनेटली मीरपुर खास मैंने विजिट किया है, ये अच्छा एरिया है, बट वहां पर भी ये बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 6,774 केसेस। सखर, यस सखर मैंने रेलवे स्टेशन के थ्रू देखा है, वहां पे भी केसेस बहुत ज्यादा रिपोर्ट है, 6,263 केसेस। वाइल कराची जो बेस्ट शहर माना जाता है पाकिस्तान का, और हमारे पास वहां पर भी 320 केसेस रिपोर्ट। Sindh Health Director General Dr. Masoud Solanki has written letters to the commissioners of all cities in the province, including Karachi, in which he has directed them to fasten the pace of work on reducing the number of street dogs. Definitely मैं इस बात पे नहीं सराहूंगी कि डॉक्टर मसूद सोलंकी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने कमिश्नर से कहा है कि आप काइंडली इस इश्यूज को देखें और जो स्ट्रीट डॉग हैं उनको रिड्यूस करें, ठीक है। अच्छा, देन करते हैं हम लोग ट्रांसमिशन के बारे में कि डिजीज ट्रांसमिट कैसे होती है। हमारे पास ये जो डिजीज है वो किन एनिमल्स के थ्रू फैलती है? डॉग के थ्रू, ठीक है, बैट के थ्रू, फॉक्स के थ्रू, कैट के थ्रू, और एक और एनिमल है उसके थ्रू फैलती है। वाइल अगर हम बात करते हैं कि जब भी कोई एनिमल ह्यूमन को काटता है, एनिमल का जो एनिमल की बॉडी के अंदर वो वायरस जो है वो उसका दोस्त बन के रह रहा होता है, अपनी कॉपीज बना रहा होता है, रेबीज वायरस। और वो वायरस कहाँ पे होता है? उसके स्लाइवा के अंदर। जैसे ही आपको पता है कि अल्लाह पाक ने ह्यूमन के ऊपर जो है एक प्रोटेक्टिव बैरियर रखा हुआ है उसकी स्किन, जैसे ही डॉग या कोई भी एनिमल ठीक है इंसान को काटता है तो स्किन के अंदर क्या हो गई? इंजरी हो गई। इंजरी की वजह से वो स्लाइवा जो है वो स्किन से क्या कर देता है? टच कर देता है। अब उससे क्या होता है कि वो वायरस डॉग के स्लाइवा के थ्रू और इंसान की जो स्किन कट हुई है बाइट के थ्रू वो स्प्रेड हो गया है, वो चला गया है कहाँ पर? ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। तो बेसिक मकसद ये बताने का ये जो है डॉग के स्लाइवा के, मैड डॉग के स्लाइवा के थ्रू इंसानों में, ह्यूमंस में स्प्रेड होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसी कुछ सिम्टम्स बताए गए हैं, अलामत बताई गई हैं ह्यूमंस के अंदर। जब इंसानों को ये डॉग काटता है तो क्या होता है? बुखार, ठीक है, डिप्रेशन, टेंशन होती है, उसके अलावा पेनफुल स्पैज़म यानी कि आपके मसल के किसी भी हिस्से में खिंचाव आ जाता है, ठीक है, और आपको भी बहुत ज़्यादा आपके मुंह के अंदर स्लाइवा बनना शुरू हो जाता है, ठीक हो गया। ओके, आपको पानी से डर लगता है, पानी मतलब आपको हाइड्रोफोबिया होता है, आपको पानी से डर लगना स्टार्ट हो जाता है। डेथ विद इन अ वीक विदाउट वैक्सीन, अगर आपको डॉग ने काटा है और आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो 1 हफ्ते के अंदर भी आपकी डेथ हो सकती है, ठीक है। ये एक बार ऐसा हुआ था कि जब मैं बहुत छोटी थी तो हमारे एरिया में भी एक यही केस हुआ था कि एक लड़का था यंग 18 ईयर का, ठीक है, उसको एक डॉग ने काटा और उसने घर आके नहीं बताया कि घर में डांट पड़ेगी। देन उसके बाद 1 to 2 वीक का टाइम पीरियड होगा कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हो गई और एट द एंड उसकी डेथ हो गई इस डिजीज़ की वजह से।
सो ट्रीटमेंट क्या है, अगर आपको डॉग ने काटा है तो बजाय डरने के आप अपने पेरेंट्स को बताएं और आप डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको एंटी रेबीज का वैक्सीनेशन कर देंगे, ठीक है। अब वो वायरस को वैक्सीनेशन क्यों कर रहे हैं, ताकि वो वायरस को आगे स्प्रेड होने से रोके। वाइल हमारा टॉपिक था ट्रांसमिशन का, तो ट्रांसमिशन में जाने से पहले मैं ट्रीटमेंट के बारे में बता दूंगी कि हमारे पास आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, उसके अलावा आपको एंटी रेबीज की वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। ट्रांसमिशन पे मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी और एक डिफरेंट स्लाइड भी है, लेकिन थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि ये कैसे फैलता है, हाउ इट स्प्रेड द फर्दर अवे फ्रॉम अ ब्रेन फ्रॉम द लॉन्गर वायरस टेक टू स्प्रेड। अच्छा देखिए, मैंने आपको दो बातें बताई हैं कि एनिमल के काटने के जरिए आपको ये रेबीज फैलता है। अब बात है कि आपको रेबीज कितनी तेजी से हो रहा है। अगर एनिमल, ठीक है, आपको बाइट करता है बाजू के ऊपर या शोल्डर पर, तो आपको पता है शोल्डर नियर टू ब्रेन है, तो आपके अंदर बहुत जल्द सिम्टम अपीयर होंगे और बहुत एग्रेसिव आप हो जाओगे और आपकी डेथ चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि वायरस तेजी से ब्रेन तक पहुंच जाएगा। ये वायरस इन्फेक्ट ही किसको करता है, इसका टारगेट ही क्या होता है, ब्रेन होता है, ठीक है। बट अगर ये लेग पे काटता है आपको डॉग, तो वायरस जो है वो थोड़ा टाइम लेगा ब्रेन तक पहुंचने के लिए, तो उसमें सिम्टम थोड़े लेट जो है वो अपीयर होंगे। बट अगर शोल्डर पे काट रहा है या कान पे काट रहा है तो वो ब्रेन के बहुत नियर है, तो ये वायरस डायरेक्टली इंटर हो जाएगा कहाँ पे, ब्रेन में, ठीक है। और ये वायरस जो होता है, ये इसका जो टारगेट होता है वो हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है, ये उसको इन्फेक्ट करता है, ठीक है। इन द यूएस रकून्स, कोयोट्स, बैट, संक्स, ठीक है, उसके अलावा फॉक्सीज एंड एनिमल मोस्ट लाइकली टू स्प्रेड रेबीज। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि ये एक तो मैंने बात कर दी कि बाइट एक्सपोजर के थ्रू ये फैलता है, ठीक है। तो वही बात है कि स्क्रैचेस ऑन स्किन, अगर कोई डॉग आपको काट रहा है, ठीक है, आपको बाइट उसका लगा है, ठीक है, उसने आपको काटा है या उसने स्क्रैच किया है आपकी स्किन को, तब भी ये वायरस आपकी बॉडी के अंदर मुंतकिल हो सकता है। और अगर इसने आपको काटा है और काटने के थ्रू क्या होगा कि म्यूकिस मेम्ब्रेन एक्सपोज हो चुकी है स्लाइवा से, ठीक है, तब भी जो है वो रेबीज के चांसेस होते हैं। मोस्ट फ्रिक्वेंटली द डीप पेनिट्रेटिंग बाइट वाउंड, जो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से डॉग काटते हैं, तो उस तरह भी ये वायरस बहुत तेज़ी से आपकी बॉडी के अंदर फैलता है। दूसरा ये है कि नॉन बाइट एक्सपोजर, आपको डॉग नहीं काट रहा फिर भी आपको रेबीज डिजीज हो रही है, तो क्या रीजंस हैं इसके पीछे। देखिए, इसके पीछे तीन रीजन है। आप अगर किसी ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पर लाइक लैब है, लैब पे अगर आप वायरस पे काम करें, डेफिनेटली लैब से बीमारियां जो हैं स्प्रेड तो होती हैं, लेकिन लैब्स की भी बाकायदा प्रॉपर एसओपीज होते हैं, ठीक है। आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का ख्याल करना पड़ता है। तो सम टाइम आप लैब में काम कर रहे होते हैं, तो आप ध्यान नहीं देते, केयरफुल नहीं रहते, तो इस तरह आपको डॉग ने तो नहीं काटा हुआ था, लेकिन आप वायरस पे काम कर रहे होते हैं, तो इस तरह आपको ये डिजीज स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। वो वायरस आपकी कटी हुई स्किन है उससे एक्सपोजर होता है, तो डेफिनेटली होस्ट मिल गया तो डिजीज कॉज कर सकता है। या फिर ये जो चमगादड़े होते हैं, बैट्स होते हैं, इनके जो केव्स होते हैं, अब मैंने क्या स्टार्टिंग में बात बोली थी कि जो बैट्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर क्या रहती हैं, रेबीज वायरस रहता है, वो उन्हें कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर चमगादड़ आपको काटती है तब भी ये डिजीज फैलेगी। लेकिन अगर आप उनके गार के अंदर जाते हैं जहाँ पे वो रहती हैं, या आपके घर के अंदर उन्हें किसी छत पर रह रही हैं या किसी पाइप में रह रही हैं और उनके उनसे आपका लाइक एक्सपोजर हो रहा है, ठीक है, तो तब भी आप ये डिजीज ले सकते हो। और आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हो जहाँ पे पेशेंट्स हैं या लाइक बैट्स का फासला वगैरह पड़ा हुआ है, तो आप सांस ले रहे हो उस इन्वायरमेंट में और मास्क नहीं पहना हुआ, तब भी ये रेबिस वायरस एयर के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर जा सकता है।
सिम्टम इन अ वुमेन्स, वुमेन्स में कौन कौन सी अलामात होती हैं। रेबीज जो प्रोग्रेस करता है उसकी 5 मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 3 to 4 डेज होता है, ठीक है। प्रोडोम यानी कि आपको हेडेक है, फीवर होता है। एक्यूट न्यूरोलॉजिक पीरियड, ठीक है, यानी कि आपको उस पीरियड में क्या होता है, आपको हेलुसिनेशन होती है, यानी आपको थॉट्स आते हैं, आपके माइंड में इमेजेस आ रहे होते हैं, चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती लेकिन आपको लगता है कि ये चीज़ें हैं, हेलुसिनेशन होती है। हाइड्रोफोबिया यानी आपको पानी से डर लगता है, आप पानी के करीब नहीं जाते। उसके अलावा पैरालिसिस, आपके मसल के अंदर वीकनेस होती है, देन यू कांट मूव योर मसल। देन उसके बाद जो स्टेज होती है वो होती है कोमा, आप कोमा में चले जाते हैं और एट द एंड आपकी डेथ होती है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे डायग्नोसिस के बारे में, डेफिनेटली अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो बेस्ट चीज़ ये होती है कि आप टेस्टिंग करें। टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको मेडिसिन लिख के दे देते हैं। अब आप पे वो मेडिसिन असर करेंगी या नहीं इस बात के बारे में आपको तो नहीं पता, लेकिन हमेशा ये होता है, आजकल तो वैसे काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स भी अच्छे हो गए हैं। मैं खुद भी लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल जब विजिट करती हूँ तो मैं देखती हूँ गवर्नमेंट डॉक्टर्स ज़्यादा अच्छे होते हैं। लाइक वो टेस्टिंग को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। पहले टेस्टिंग को कहते हैं जाएं आप टेस्ट करवा के आए, देन हम आपको मेडिसिन देंगे, ठीक है। तो बात ये है कि हम बात करें डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस में हमारे पास क्या है, सीबीसी करते हैं। व्हाट इज मीन बाय सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है। ये एक टेस्ट होता है। अब कंप्लीट ब्लड काउंट जो होता है उसके जरिए हम लोग मालूम कर सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर रेबिस वायरस है या नहीं। उसके अलावा नेक्स्ट वन इज फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट। ये टेस्ट परफॉर्म करके भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वायरस प्रेजेंट है या नहीं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। देन आइडेंटिफाई ऑफ अ स्पीशीज ऑफ ओरिजिन कैन बी डन बाय अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज टेस्ट। आप अगर स्पीशी फाइंड करना चाह रहे हैं कि वो वायरस की कौन सी स्पीशी है, ठीक है, यानी कि आप चेक करना चाहिए कौन सी स्पीशी है, क्या ओरिजिन है, तो उसके लिए जो आप टेस्ट परफॉर्म करोगे लेबोरेटरी के अंदर वो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टेस्ट। देन हमारे पास आ जाता है रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, माय फेवरेट, आई रियली लाइक इट। मैंने बहुत काम किया है, रियल टाइम पीसीआर पे भी काम किया है। देन मेरे लिए जो मुझे अच्छा लगता है, लाइक ये टेस्ट मेरे लिए बेहतरीन टेस्ट है। देन फॉर्मेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक ऑफ ईच न्यूरॉन, उसके अलावा हम साइटोप्लाज्मिक भी देखेंगे हर न्यूरॉन को जाके। निगरी बॉडीज 100% डायग्नोस्टिक, अगर अगर टेस्टिंग के बाद, इन सब टेस्टिंग के बाद अगर आपकी बॉडी के अंदर ये निगरी बॉडीज अपीयर हुई हैं तो इट्स मीन दैट 100% आपकी बॉडी के अंदर ये रेबीज वायरस है। डेफिनेटली ये टेस्ट जो है परफॉर्म तो न्यूरॉन पे हो रहा है, तो जब एक ह्यूमन बीइंग की डेथ भी हो जाती है तो उस पर काम कर सकते हैं बाय टेकिंग अ परमिशन ऑफ अ पेशेंट। डेफिनेटली हर चीज़ में एथिकल अप्रूवल लाजमी होता है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास बताने का मकसद ये है निगरी बॉडीज हैं, ये वो बॉडीज हैं जो शो कर रही हैं कि आपके ब्रेन के अंदर एंटी मतलब रेबीज वायरस, ठीक है, रेबीज वायरस प्रेजेंट है। देन ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे। फर्स्ट वैक्सीन जो थी रेबीज के बारे में प्रिपेयर की पास्चर ने, ठीक है, वन ऑफ द ग्रेट ग्रेट फिजिशियन साइंटिस्ट, बाय ड्राइंग अ वेरियस पीरियड्स ऑफ पीसेस ऑफ स्पाइनल कोड ऑफ अ रैबिट्स इन्फेक्टेड विद अ फिक्स वायरस। यानी कि इन्होंने रैबिट को यूज किया वैक्सीन बनाने के लिए। इन्होंने स्पाइनल कोड ऑफ रैबिट को लिया, ठीक है, उसके पीसेस को लिया और उससे इन्होंने उसके अंदर उस वायरस को फिक्स किया, एंटीबॉडीज बनाई, देन उन्होंने वैक्सीन में उसको यूज़ किया, ठीक है। ये एक बहुत लंबी स्टोरी है, मैंने इसके बारे में काफ़ी स्टडी किया हुआ है। इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट वीडियो मुझे आपने बनाने का बोला देन इंशाल्लाह आई विल अपलोड अ नेक्स्ट वीडियो कि ये वैक्सीन कैसे बनी थी। इन 1885 के अंदर हमारे पास जोसेफ मिस्टर 9 ईयर बॉय था, उसे वैक्सीनेट की, यानी कि ये वैक्सीन बनाई किसने, पास्चर ने। और 1885 के अंदर जोसेफ सर ने क्या किया, 9 साल का ये बच्चा था उसके अंदर उसने वैक्सीनेशन की उसको, ठीक है, एंटी वायरल ड्रग उसने ये वैक्सीन उसको लगाई और वो जो है वो हेल्दी हो गया था, ठीक है। बताने का मकसद ये था। एंटीवायरल ड्रग के बारे में बात करेंगे। एंटीवायरल एक होता है वायरस, और जो वायरस को खत्म करने के लिए हम मेडिसिन यूज करेंगे समय क्या बोलेंगे, एंटीवायरल ड्रग, यानी कि रिबावायरिन। ये रिड्यूस करता है वायरस रेप्लिकेट एबिलिटी, यानी अगर आपकी बॉडी के अंदर रेबिस वायरस चला गया है तो रिबावायरिन ऐसी ड्रग है जो उसकी रेप्लिकेशन को कम कर सकती है। देन उसके अलावा द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, RIG
अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2018। हमारे पास पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस भी हम लोग दे सकते हैं। क्लियर? यस, ये रिबावायरिन की पिक्चर। अच्छा, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप चाहते हो आपको बीमारी ना हो, ठीक है, बीमारी आपको लगे उसके बाद आप प्रिवेंशन की तरफ जाएं, अच्छा ये है कि हम पहले ही जाएं, ठीक है। किसी बीमारी, अगर आपको पता है किसी एरिया में कोई बीमारी है, आपके पास नॉलेज है, तो आप खुद तक ना रखें, आप जो है वो आगे स्प्रेड करें। सिमिलरली आप मेरी ये वीडियो भी आगे अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आई होप यू लाइक इट। और अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं इसमें कोई और चीज़ ऐड करूँ, देन प्लीज़ मुझे सजेशन ज़रूर दीजिएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट प्रिवेंशन। रेबीज हमारे पास एक सीरियस डिजीज है, बट इंडिविजुअल्स एंड गवर्नमेंट कैन एंड डू टेक एक्शन टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट, इन सम केसेस वाइप इट आउट कंप्लीटली। यानी कि ये एक बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। गवर्नमेंट के साथ साथ ह्यूमंस को भी चाहिए कि वो भी उनके साथ मिलकर एक्शन ले इसको कंट्रोल करने में। क्लियर? अगर हम बात करते हैं स्ट्रेटजीज, ऐसी कौन सी हमें प्लानिंग करनी चाहिए, स्ट्रेटजीज करनी चाहिए। रेगुलर एंटी रेबिस, हमें रेगुलर एंटी रेबिस वैक्सीनेशन करनी चाहिए फॉर ऑल पेट्स एंड डोमेस्टिक एनिमल। डेफिनेटली ये मैंने खुद भी किया, सिर्फ मैं बोल नहीं रही, इस्लाम में ये चीज़ बहुत क्लियर है। अगर आप किसी दूसरे को एडवाइस करते हैं तो पहले आप उस चीज़ पे खुद अमल करें, ठीक है। एक अगर एग्जाम्पल देखते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई और उन्होंने आके बोला कि आप काइंडली मेरे बच्चे को मना करें कि वो ज़्यादा मीठा ना खाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से ये फरमाया कि आप 3 दिन बाद आइएगा। जब वो औरत 3 दिन बाद आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत के बच्चे को मीठा खाने से मना कर दिया। उन्होंने उसे बोला कि आप ज़्यादा मीठा मत खाया करें। तो उस औरत ने सवाल किया कि आपने ये बात 3 दिन पहले भी तो बोल सकते थे, तो आपने ये बात अभी ही 3 दिन के बाद ये बात क्यों बोली। तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मुझे भी मीठा बहुत पसंद है, मैंने ये 3 दिन मीठा अपना खाना अवॉइड किया, मैंने ये मीठा खाना छोड़ा, उसके बाद मैं आपके बच्चे को एडवाइस कर रही। यानी कि पहले उन्होंने उस चीज़ पे खुद अमल किया, देन उन्होंने उस बच्चे को ताकीद की कि आप ज़्यादा मीठा ना खाया करें। तो बताने का मकसद ये था कि मेरे अपने घर में, मुझे पेट्स का बहुत शौक है, मैंने अपने घर में पर्शियन कैट्स रखी हुई हैं। जब मैं उन्हें घर लेके आई तो मैंने उनकी वैक्सीनेशन करवाई, एंटी रेबीज वैक्सीनेशन करवाई, ताकि उनके ज़रिए रेबीज वायरस मुझे या मेरे पेरेंट्स को या मेरी फैमिली के किसी भी मेंबर को ना लगे, ठीक है। तो आप भी घर में कोई भी पेट लेके आते हैं तो काइंडली आप डॉक्टर के पास जाएं और एंटी रेबीज वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। और डेफिनेटली आपको जब भी किसी से आप पेट बाय कर रहे हैं तो आप पेट की एज मालूम करें, आपको पता हो कि उसका सोर्स क्या है, क्योंकि बहुत सी डिजीजेस भी एनिमल के थ्रू फैलती हैं, ठीक है। तो रेगुलर एंटी रेबीज वैक्सीनेशन आप करवाएं। बैंस और रिस्ट्रिक्शन ऑन द इम्पोर्ट ऑफ एनिमल फ्रॉम सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज से अगर आप एनिमल्स मंगवा रहे हैं और उन पर अगर बैन लगा हुआ है, वहाँ पे एंटी रेबिस मतलब वहाँ पे रेबिस डिजीज है और आपको लगता है कि वो डिजीज एनिमल के थ्रू हमारी कंट्री में ना आ जाए, तो आप वहाँ से बैन है वहाँ पे, तो काइंडली आप वहाँ से एनिमल्स को ना मंगवाएं, ठीक है। वाइड स्प्रेड वैक्सीनेशन ऑफ वुमेन इन सम एरिया, अगर आपको पता है कि यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स हैं तो आप इंसानों की वैक्सीनेशन करें। यस, मैंने अपनी भी एंटी रेबिस वायरस की वैक्सीनेशन करवाई है। हुआ ये था कि मेरे पास मेरी पर्शियन कैट है, सिम्बा अब तो नहीं रहा, वो जो सिम्बा था उसकी 2 वीक्स पहले ही डेथ हो गई है, अब वो नहीं रहा। जब मैं उसे लेके आई तो मैंने उसकी एंटी रेबिस वैक्सीनेशन करवाई हुई थी, ठीक है। लेकिन एक दिन उसने मुझे बाइट कर लिया, तो उसके फ़ौरन बाद में डॉक्टर के पास गई और मैंने बोला कि आप मुझे ना वैक्सीनेशन कर दे। वो कहते हैं कोई बात नहीं, घर का पर्शियन है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको वैक्सीनेशन की। तो मैंने कहा नहीं, आप काइंडली मुझे वैक्सीनेशन कर दें, क्योंकि उसके सलाइवा का एक्सपोजर हुआ है मेरी स्किन के साथ। इस तरह मैंने अपनी जो है वो रेबीज़ की वैक्सीन, एंटी रेबीज़ की वैक्सीनेशन करवाई और मैंने 3 डोज लिए थे। तो आप लोगों को भी अगर किसी को काट लिया है तो आप देखेंगे जिस वक्त वो एनिमल आपको काट रहे हैं, आप टाइम नोट डाउन कर लें, आप डॉक्टर के पास जाएं, वो आपसे पूछेगा कितने टाइम पहले आपको उस एनिमल ने बाइट किया है, तो आपको टाइम याद होना चाहिए। वाइड स्प्रेड वैक्सीनेशन ऑफ ह्यूमन इन सम एरिया। सिमिलरली एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन एंड अवेयरनेस, आपको अवेयरनेस फैलानी चाहिए, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो अवेयरनेस प्रोग्राम दें कि कैसे आपने स्ट्रे डॉग, अच्छा हमने स्ट्रे डॉग्स को मारना नहीं है, ये हमारा मकसद नहीं है। एंटी रेबीज को कंट्रोल, एंटी रेबीज को जो है करने का हमारा मकसद ये है कि आप उनको वैक्सीनेशन दें, ठीक है।
दिस इज़ आर रेफरेंस। ये सोर्सेज मैंने यूज़ किए हैं, इनसे मैंने स्टडी किया है, तभी मैं एक अच्छी लेक्चर बना सकी हूँ जो मैं आप तक स्प्रेड कर